अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ीशान मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम गूंज। नाज़रीन, पाकिस्तान में वज़ीर-ए-आज़म को ओहदों से हटाने की रिवायत बहुत पुरानी है। इसका आगाज़ तो खैर माजी में बहुत मरतबा हमने देखा होता रहा और जुल्फ़िकार अली भुट्टो हों, नवाज शरीफ हों, बेनज़ीर भुट्टो हों या यूसुफ रज़ा गिलानी हों, एक तवील फहरिस्त है जब वज़ीर-ए-आज़म को मुख्तलिफ तरीक़ों से, मुख्तलिफ हीले बहानों से ओहदों से हटाया जाता रहा और उसके बाद बहाली का कोई किस्सा हमने नहीं देखा, कोई मुमकिनात में ये बात शामिल नहीं होती है। लेकिन एक मामला ऐसा हुआ जब नवाज शरीफ को, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में सज़ा सुनाई जाती है एक जज अरशद मलिक की जानिब से और उसके बाद एक वीडियो सामने आती है। उस वक्त की नायब सदर मुस्लिम लीग नवाज की मरियम नवाज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और एक वीडियो दिखाती है जिसमें मुबैना तौर पर ये जज अरशद मलिक मुस्लिम लीग नून के एक रहनुमा नासिर भट्ट के साथ गुफ्तगू करते हुए एतराफ़ करते हैं कि उन्होंने नवाज शरीफ के साथ ज़्यादती की है और गलत सज़ा सुनाई गई है। इसका बड़ा बोझ है उनके सीने पर, उनके दिल पर। बाद में केसेस चलते हैं, नासिर भट्ट बाद में बरी भी हो जाते हैं इस केस में, जो कि ये वीडियो का मामला होता है, और जज अरशद मलिक वफात पा जाते हैं। लेकिन ये मामला इंसाफ के अमल पर एक ऐसा धब्बा है जो शायद बड़ी मुश्किल से धोया जाए। तो नासिर भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने एक अभी हाल ही में एक इंटरव्यू भी दिया है। मैं चाहूंगा कि उस इंटरव्यू के हवाले से और ओवरऑल इस जो मामला है इस पर उनसे बात की जाए, गुफ्तगू की जाए। बहुत शुक्रिया नासिर भट्ट साहब वक्त देने के लिए। सर, ये बताएगा कि ये जो वीडियो बनी थी, बाकी मामला की तरफ तो बाद में आते हैं, इब्तिदा में जो अभी ताज़ा आपका बयान है मैं उससे आगाज करना चाहूंगा। आपने कहा कि ये वीडियो प्लान्ड नहीं थी, किस तरह ये वीडियो बनी, किस तरह से ये मामला सामने आया? क्योंकि एक जज की वीडियो ये बनी है और वो तराफ कर रहे हैं, तमाम तर बातें खुलकर बयान कर रहे हैं आपके साथ गुफ्तगू करते हुए, जिससे ये जाहिर होता है उस वक्त की वीडियो में ये देखकर कि बड़े वो बेतकल्लुफ थे आपके साथ, बड़ी वो कॉन्फिडेंस के साथ और बड़े एतमाद के साथ आपसे वो बातचीत कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं। मामला कहां से शुरू हुआ सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा कि आपने ये बात मुझसे पूछी। ये बात देखिए, जब जज अरशद मलिक ने मियां नवाज शरीफ साहब को सजा सुना दी, मियां साहब जेल चले गए, उसके बाद जज अरशद मलिक के दिल में ये एक चीज ऐसे उसको वो जाहिर है वो उसका ज़मीर जागा, उसको ने ये फील किया कि मैंने ऐसे एक शख्स को सजा सुना दी जिस केस में जिसमें उनकी सजा बनती नहीं थी। उसने कहा कि मेरे खिलाफ मुझे जब चीफ उस वक्त साकिब निसार चीफ जस्टिस था और इजाजुल एहसन एक सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उसके ऊपर मॉनिटरिंग कर रहे थे, तो वो उसको कहते थे कि भाई आपने ये जो केस है इसमें नवाज शरीफ और उसको सजा देनी है और ये सजा इसलिए देनी है कि मुल्क आते जंग में है। तो वो कहे कि जो केस मेरे पास है, जो कुछ मेरे पास मौजूद है, उसमें सजा मैं कैसे दूं? ना कोई एविडेंस है, ना कोई केस है, जो चीजें आपने मुझे दी है वो ऐसी है कि उसमें मैं सजा नहीं दे सकता। तो फिर उसको वीडियो दिखाई गई। उसने कहा कि मेरे साथ गए लोग मुझे वीडियो दिखाई गई, जो वीडियो देख के मैं वो उस जज अरशद मलिक साहब बता रहे हैं, वो खुद उसमें मुझे बता रहे हैं कि वो वीडियो देख के तो मेरा दिल कर रहा था मैं अपने आप को उनकी किरदार कुशी के हवाले से कोई वीडियो थी नासिर भट्ट साहब, अगर ढके छुपे अल्फाज में आप बता सकें तो? वो उनकी पुरानी वीडियो थी जो जब वो किसी मेरा ख्याल है उधर किसी और सूबे इलाके में, पंजाब के किसी इलाके में जाए थे। तो नासिर भट्ट साहब बड़ी माजरत होगी, कतकलामी होगी के लिए माजरत होगी सर, हमारे साथ ही रहेगा। तो प्रोग्राम तो जारी है, प्रोग्राम पर हम बातचीत भी कर रहे हैं। प्रोग्राम गूंज में एक बार फिर खुशामदेद। ब्रेक पे जाने से पहले नासिर भट्ट साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, बात कर रहे थे और बता रहे थे कि जज अरशद मलिक वाला मामला असल में था क्या, उस वक्त क्या हुआ। नासिर भट्ट साहब, चूंकि वक्त भी कम है, मैं चाहूंगा कि आप अपना जो बात बता रहे थे वहीं से तसलसल जारी रखिए, लेकिन साथ ही साथ ये भी बता दीजिएगा जो आपने जैसे कि फरमाया कि जज अरशद मलिक, मरहूम जज अरशद मलिक ने बताया था कि उन पर बड़ा दबाव था और कोई नाजेबा उनकी वीडियोज भी इसके लिए इस्तेमाल की गई। ये दबाव किसकी जानिब से था, ये भी बयान कर दीजिएगा। ये दबाव था फैज हमीद की जानिब से, साकिब निसार की जानिब से, और उसमें ये लोग शामिल थे और वो चाहते थे कि मियां नवाज शरीफ को आप सजा दो। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उस वक्त साकिब निसार, मैं तो कहता हूँ उसका नाम उसमें हटा देना चाहिए, जिसने एक सुप्रीम कोर्ट का जज था इजाजुल एहसन, आपको पता है वो चीफ जस्टिस बनने वाला था, वो इस्तीफा देके भाग गया। क्यों भाग गया? मैं तो दरखास्त करूंगा अपने अदलिया से भी उसको बनाए कटहरे में लाए कि तुम क्यों गए हो। वो इसलिए चला गया कि उसके खिलाफ रेफरेंस आ रहा था।
बात यह है कि फिर जज अरशद मलिक ने कहा कि किस बुनियाद पर रेफरेंस आ रहा था, किन इल्जामात पर रेफरेंस आ रहा था नासिर भट्ट साहब एजाजुल हसन के खिलाफ? उसकी ये एजाजुल हसन ने वो जज अरशद मलिक उसका नाम ले रहा था कि मेरे ऊपर वो मॉनिटरिंग जज बैठा था, मुझे कहता था नवाज शरीफ को सजा दो, इसलिए। और ये चीज रिकॉर्डिंग है, जब आपने वो मरियम नवाज शरीफ साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें आपने देखा वो वीडियो सारी, वो जज अरशद बता रहा था कि मुझे वो कहे कि इसको सजा दो, और वो जेटी जो बनी थी उस के हीरे थे, वो पता नहीं वाजद से आके क्या नाम था जो उस जेटी का मेरा ख्याल है जो उसको जो जेटी को वही लीड कर रहा था, तो उसने जेली पेपर फोटोकॉपियां बना के तो ये केस बनाया हुआ था, लेकिन वो कहता था मैं सजा कैसे दूं, नहीं बनती। तो फिर जब उसने देखा कि मैंने जो सजा दे दी नहीं बनती, उसका ज़मीर जागा, फिर वो बोला, वो कहता था कि मैं मियां नवाज शरीफ साहब से मिलना चाहता हूँ। तो मैंने कहा कि आप मियां नवाज शरीफ साहब से क्यों मिलना चाहते हैं? उसने कहा मैं उनको बताऊंगा कि मैंने किन लोगों के कहने पे सजा दी और मेरा ज़मीर मुतमईन नहीं है। तो उसने जब मुझे कहा तो मैंने मियां नवाज शरीफ साहब से जब मिला तो मैंने कहा कि इस तरह, तो मियां साहब ने कहा कि भट्ट साहब मैंने उसको मिल के क्या करना है, उसने मुझे सजा दे दिया है, अगर उसको रिग्रेट है या उसका दिल मुतमईन नहीं है तो वो जाए अल्लाह से माफी मांगे, मैंने उसको मिल के क्या करना है। तो मैंने उसको कहा कि जब मुझे दोबारा मिला तो मैंने कहा कि वो मियां साहब आपसे नहीं मिलना चाहते। उसने मुझे बार बार कहा कि मैंने कहा मुझे बता दे, मैं बता दूंगा। उसने कहा नहीं, मैंने जिस बताना है जो आप नहीं बता सकते, मेरा अपना दिल मुतमईन होगा जब मैं जाके बताऊंगा कि मैंने किन लोगों के कहने पे सलाह दी। मैंने मियां साहब से 3-4 दफा कहा, मैंने कहा साहब उसकी बात आप सुन ले, वो आपसे मिलना चाहता है, आपको बताना चाहता है कुछ। मैं लेके गया फिर उसको मियां नवाज शरीफ साहब के पास, उसने जो बताया कि इस तरह मुझे प्रेशर किया कि मेरे ऊपर इतना प्रेशर था, एजाजुल हसन था, साकिब निसार था, वो उसने कहा एक दफा मुझे साकिब निसार के पास में ले गया, बुला लिया, पूछा कि तुमने ये सलाह दे दी है, मुल्क हालते जंग में है। तो कहता है मैंने उनको कहा साहब वीडियो बनाने का ख्याल आपके दिल में कैसे आया? मैं बताऊं, जब उसने मुझे कहा कि मैं आपको कुछ चीज, क्योंकि मियां साहब की अब हाई कोर्ट में अपील लगनी थी, वो कहता था मैं आपको ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो आपका पॉइंट लिखे, आपका जो भी वकील होगा मियां साहब का वो पॉइंट लिखे तो मियां साहब की सजा फौरन खत्म हो जाएगी। तो उसने मुझे अपने घर बुलाया, मैं उसके घर गया तो मैं एहतियातन अपने साथ अपने असिस्टेंट को ले गया। मेरा वल्ला यही था कि जज अरशद मलिक जो बताएगा शायद मैं कुछ चीज भूल जाऊं, तो मैं उस वीडियो को दोबारा रिवर्स करके देख लूंगा। मैं अपना असिस्टेंट एक साथ, मेरी कंपनी का तो वो साथ ले गया, वो वीडियो भी बन रही थी और वो लिख भी रहा था। तो जब वो इसने इतनी बातें बताई कि कैसे हुआ, किस वजह से मैंने सलाह दी, कौन लोग थे, किन्होंने, उन लोगों ने मुझे क्या कहा, तो वो सारी वीडियो इतनी बन गई। तो मैंने देखा कि ये वीडियो तो जज अरशद मलिक खुद इकरार कर रहे हैं कि मैंने सजा नहीं देनी थी, किन लोगों के कहने पे सजा दी। तो फिर मियां साहब तो सब जेल में थे, तो मरियम नवाज शरीफ साहबा थी रेवंड, मैंने फोन किया, मैंने कहा मैंने आपसे मिलना है, तो उन्होंने कहा खैरियत है, मैंने कहा जी मिल के बताऊंगा। तो मैंने वो वीडियो दिखाई कि ये देखिए ये जज अरशद मलिक जो है वो क्या बता रहा है। तो वो सारा कुछ जो था फिर वो आपके सामने हुआ कि लोगों ने देखा कि जज अरशद मलिक ने वो कुछ बताया कि जो आप और मैं यकीन नहीं कर सकते थे कि एक प्राइम मिनिस्टर को, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को इन लोगों ने, रजीम जो थी इसने मिल के तो मियां नवाज शरीफ को एक झूठी सलाह सुना दी। और फिर देखे मियां नवाज शरीफ एक बात कहते थे कि मैंने अपना फैसला अल्लाह पे छोड़ा है, और देखे आज वो सारे लोग ओपन हो गए। मैं चाहूंगा भट्ट साहब, मैं चाहूंगा, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, उन्होंने अपना मामला अल्लाह पे छोड़ा, बाद में भी ऐसा ही हुआ। मैं चाहूंगा जरा इसमें कादिर मुंदखिल साहब हमारे साथ शामिल हुए हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू कर रहे थे। मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूं। कादिर मुंदखिल साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी जजेस की तरफ से की गई नाइंसाफी का शिकार हुई है माजी में। क्या ऐसा मिलकर आप लोगों को हिकमत अमली नहीं बतानी चाहिए, कोई ऐसा सिस्टम हो, कोई ऐसा, बल्कि इंसाफ अगर हम कहें कि हो, उन तमाम लोगों को कटहरे में लाया जाए जो इस सारे ड्रामे का हिस्सा थे, किरदार थे, ताकि आगे रोकथाम की जा सके ऐसी किसी भी नाइंसाफी की? कादिर मुंदखिल, आवाज आ रही मेरी? जी 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 मुंदखिल साहब आपकी आवाज बिल्कुल आ रही है। मैं सर ये पूछता जी 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 और समझ गया मैं आपका सवाल। ये भट्ट साहब जो सवाल बता रहे
मुझे नहीं समझ में आ रही ये कहानी कि कौन जज अपनी वीडियो खुद बनाएगा अपनी गद्दारी का या अपनी बिक जाने का। ऐसा दुनिया में कौन सा कोई पुलिस ऑफिसर भी नहीं होगा। जज जिस मनसब पे बैठा हुआ है वो जज सजा भी दे रहे और बिकने को भी तैयार होता है। वो बिकने के मैं इस वजह से बता रहा हूँ कि जब आप वीडियो बना रहे थे कोई खुफिया कैमरा तो नहीं लगा हुआ था, भट्ट साहब बता रहे हैं कि वो मैं अपना साथ लड़का लेके गया, तो ऐसा कौन सा जज हो गया। और फिर वो जज मर कैसे गया, वो कुदरती मौत मर गया जज या उसके पीछे क्या कहानी है। तो और दूसरी बात की कि ये बात तो मैं उस वक्त भी असम्बली में उठाता था कि अगर इतनी बड़ी शवायद है जो नवाज शरीफ साहब को सजा देने वाले जज इंकशाफात कर रहा है, तो ये सारी प्ली वो अदालत में क्यों नहीं ले रहे हैं कि भाई देखिए अपील में कि ये जज बिक गया, ये सबूत आ गए हमारे पास, लिहाजा वो केस जो था वो जज की बिकने की वजह से हमें सजा हुई, गवाही को नहीं। ऐसा तो कोई शवायद उन्होंने नहीं पेश की थी किसी अदालत में। अदालत में मैं गया, आसिफ सईद खोसा के पास मेरा केस था। आसिफ सईद खोसा ने कहा बुलाओ वो किधर है बंदा जिसने वीडियो बनाई है, मुझे वो बंदा चाहिए। वो वीडियो को नहीं देख रहा था, वो कहता बंदा लेके आओ पहले। तो मैं फिर देखे ना वो वीडियो थी, तो वो जज अरशद मलिक को नौकरी से निकाला गया। उसने अपील की, हाई कोर्ट के जो जजेस बैठे थे उन्होंने कहा कि जज अरशद मलिक वाकई गिल्टी है, उसने ये जो बातें की हैं ठीक है, तो उसको नौकरी से निकाल दिया गया। लेकिन भट्ट साहब आपका अपील आसिफ सईद कोसा के पास नहीं चल रहा था, ये जज था सेशन जज लेवल का, स्पेशल कोर्ट का, उसकी अपील चलती है हाई कोर्ट में। और हाई कोर्ट में कोई रिकॉर्ड पे ऐसा कोई मवाद जमा नहीं है। और ये बात मैं असेंबली में टॉक शो में उस वक्त भी उठाता था कि मुस्लिम लीग नून के पास इतनी अगर अच्छे सबूत है कि जहां जज बिकने को तैयार है, अगले खरीदने को तैयार है, तो ये फैसला तो नहीं होता, इंसाफ तो नहीं होता है। ऐसा तो कोई रिकॉर्ड में मौजूद नहीं है आपकी अपील में। और आपकी अपील में तो इतनी शामिल है कि वो आपकी जब बात हो गई है एस्टेब्लिशमेंट से और फिर खड़े खड़े 6 साल बाद 4.5 साल बाद आपकी अपील मंजूर हुई है, जबकि अपील का टाइम 20 दिन होता है। कानून ये कहता है कि जो नीचे कोर्ट है सजा होती है तो हाई कोर्ट में 20 दिन का है। आप तो कोई 4.5 साल बाद आ गए, तो ये कौन सा मुल्क का कानून है। मुझे 30 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए, ऐसा कानून तो जो ना हमने किसी जंगल में भी नहीं देखा था। और इससे पहले भी नवाज शरीफ साहब आए थे 6 साल बाद 20 दिन की अपील के बाद, इससे पहले भी नवाज शरीफ साहब आए थे 20 दिन की अपील के बजाय वो 6 साल बाद उसकी अपील मंजूर हुई। कौन से मुल्क का अदालत है। मैं ऐसा किसी अदालत को नहीं जानता हूँ, कानून को नहीं जानता हूँ। मेरे जो 30 साल से वो एक सोशल वर्कर की बढ़ता, मुझे बोलने दे पूरा। आपने जज खरीद लिए, आपने जज खरीद लिए, वो बिकने को तैयार हो गया, तो ये सारा ड्रामा तो हम जमाने से देखते आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने किसी जज को खरीदेगी न, ऐसा डील पे लानत बेचती है कि हम जजों को खरीदिए, हमने फांसी भी चढ़ी है, हमने सजाई भी देखी है, हमने जेल भी देखी है, मगर किसी जज को खरीदने की न कोशिश करती है न ऐसे डील पे। मैं कभी जो है ना, बिल्कुल ठीक है कादिर साहब, आपका पॉइंट आ गया सर। अब जवाब ले लेते हैं नासिर भट्ट साहब से, उनको वजाहत का मौका दीजिए। जी नासिर भट्ट साहब, जुल्फकार अली भुट्टो को सही सजा मौत हुई थी? कादिर साहब से सवाल कर रहे हैं आप। मैंने कहा कि जुल्फकार अली भुट्टो साहब को जिन जजेस ने सजा दी थी वो ठीक दी थी। वो जज तो मार्शल तस्लीम किया था ना, अदालती कत्ल तस्लीम किया गया। वो तो अदालती कत्ल तकसीम हो गया, इसी वजह से आपकी हुकूमत ने उसको पाकिस्तान का अवार्ड भी दिया है। और वो मुकदमा जो है ना वो सेशन कोर्ट के बजाय हाई कोर्ट में डायरेक्ट चला था। तो कानून की दुगलापन तो यहाँ से नजर आई है। ये सुप्रीम कोर्ट के माथे पे कालक तो आज तक शामिल है, इस वजह से कि ऐसे एक पाकिस्तान के एशिया की जो ना एक लीडर को आपने डायरेक्ट हाई कोर्ट में सजा दी है, जबकि आज तक हाई कोर्ट में केस नहीं चलता है। जो भी कोई कत्ल का जो भी सेशन कोर्ट में चलता है तो ये तारीख का पहला केस है। अच्छा, तो भाई हम तो आज सुर्खरू 40 साल बाद इसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमसे गलत हुआ, उनसे इंसाफ नहीं हुआ। आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा अवार्ड आपकी हुकूमत ने दिए, हम तो सुर्खरू है तारीख में। ठीक है सर, मौका दीजिए भट्ट साहब को, मौका दीजिए भट्ट साहब को। कानून तो जो है ना वो कानून की जो औकात है वो तो सामने आ गई दुनिया के सामने। आप मुझे बताएं। बिल्कुल ठीक है, मौका दीजिए नासिर भट्ट साहब को, मौका दीजिए जी। 26 साल बाद आप ये कहते हैं कि नवाज शरीफ को जिस जज अरशद मलिक ने सजा दी वो ठीक थी, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं ठीक थी ना, मैं तो कह रहा हूँ नहीं ठीक थी। मैं तो कह रहा हूँ गलत सजा दी थी।
जो जज खुद बिक रहे, बिकने को तैयार है, अगले खरीदने को तैयार है, तो सजा तो इंसाफ थोड़ी होता है, वो तो इंसाफ का कत्ल होता है। मैं तो कहता हूँ गलत सजा हुई है। आपने ये सारी जो वीडियो है आपने हाई कोर्ट में अपील में क्यों दाखिल नहीं की? आपके पास तो अच्छा मौका था। ये मैं आज नहीं कह रहा हूँ, मैंने उस वक्त की वीडियो देख लिया, मैं बताता रहता हूँ। मेरी सुने, मैंने क्यों जी आपने हाई कोर्ट में पेश नहीं की? मैं उधर लंदन में जाके ना तो एम्बेसी के बाहर जाता था, वो मेरे दरवाजे अंदर बंद कर देते थे, मेरे पेपरों पे साइन नहीं करते थे। शायद आपने वो वीडियो नहीं देखी। मैं सुबह शाम आ जाता था कि ये मैंने हाई कोर्ट में अपील दी है, तो मेरी ये दरखास्त है, ये जो मैंने फोरेंसिक रिपोर्ट जमा करानी है, आप साइन करेंगे तो जाके मैं लंदन में बैठे थे, आपके वकीलों ने क्यों नहीं दिया? मुस्लिम लीग नून के नवाज शरीफ के वकीलों ने क्यों नहीं दिया कि भाई ये सबूत है, ये जमा कर दे? आप तो लंदन में बैठे हुए थे। चलो आपको नहीं सुनी एमबीसी ने, नवाज शरीफ साहब के वकील तो मौजूद थे, उन्होंने क्यों ये सारे बयानात आपके नहीं दिए? आप मुझे इतना बताएं, क्या नवाज शरीफ के साथ वो ठीक हुआ था या गलत हुआ था? गलत हुआ, गलत हुआ, मैं मानता हूँ गलत हुआ। लेकिन अब आप मुझे ये बताएं कि क्या वो साकिब निसार और जायद अहसन को कटहरे में ना लाया जाए, जिन्होंने इस मुल्क में कहते ना अदलिया सबसे बड़ी अदलिया की कुर्सी में बैठ कर उन्होंने इतनी बड़ी नाइंसाफी की, तो लिया ना आपकी हुकूमत है, लाओ ना साकिब निसार को खड़ा कर देना। साकिब निसार को असेंबली में बुला के खड़ा कर दे, उनको 4 जूते मारे जाए ना। मैं कब इसकी हिमायत कर रहा हूँ? साकिब निसार ने गलत किया है, आप क्यों खामोश है आज? ये पॉइंट कादिर मंसूर खेर साहब का, ये पॉइंट बाकियों का भी है कि तमाम वो लोग साकिब निसार, वो जो तमाम किरदार है, उनके खिलाफ कोई रेफरेंस लेकर आए, उनको कटहरे में लाया जाए। इतनी मुद्दत होगी हुकूमत बने हुए भी। नासिर भट्ट साहब क्यों किया ऐसे? मेरी आवाज आ रही है जी? जी नासिर भट्ट साहब जी, तो मैं ये सवाल कर रहे हैं कादिर मंसूर खेर साहब भी कि उन तमाम अफराद को कटहरे में लाया जाए इंसाफ के। बिल्कुल, उनको कटहरे में लाया जाए और उनसे पूछा जाए कि उन्होंने बुग़्ज़ नवाज शरीफ में, अगर आज हम जिस हालत में ये मुल्क है, कौन लाएगा? भट्ट साहब आपकी हुकूमत है, आपको वज़ीर-ए-आज़म सर हम मुतालबा, नासिर भट्ट साहब हम मुतालबा कर सकते हैं, आप नहीं, क्योंकि आप हुकूमत हैं, आपने मुतालबा नहीं करना, आपने अमल करना है। मैं कहता हूँ कि मैं फ्रेंड भेजते सदर को, सदर ओके करेगा उसको। बंदा आसिफ सईद का सब खोसा जैसा बंदा अदालत में है, अदालत उससे पूछेगा ये नाइंसाफी क्यों की आपने प्राइम मिनिस्टर को? भाई तो करो ना, रेफरेंस दाखिल करो, आपकी हुकूमत है ना, हम तो मुतालबा कर रहे हैं ना, आप किसी मुतालबा करो, आप तो हुक्मरान हो, आपका सेम पेज 1 पेज भी आपका एक ही है, आप मुतालबा किससे कर रहे हो? आप तो करे ना, कटहरे में लाए ना दोनों को, जितने भी लोग हैं सबको ले आओ कटहरे में। जी भट्ट साहब, नासिर भट्ट साहब मैंने ये कहा कि मेरी तरह आप एक सियासी वर्कर है, आपके लीडर के साथ हुआ, हमें दुख हुआ, हमने कहा फिर वो 25 साल बाद 30 साल बाद। अरे भट्ट साहब मैं तो हिमायत कर रहा हूँ, भट्ट साहब सुन तो ले, मैं तो आपकी बात की हिमायत कर रहा हूँ। भट्ट साहब सुन ले, मैं तो आपकी बात की हिमायत कर रहा हूँ। मैं तो कहता हूँ नवाज शरीफ साहब के साथ गलत हुआ, आज आपकी हुकूमत है, मैं तो आपकी बात की हिमायत कर रहा हूँ, लेकिन मैं साथ साथ ये भी कह रहा हूँ आपकी हुकूमत है, पेज भी आपका एक ही अगलों के साथ ले ना, रेफरेंस सबको खड़ा कर दे कटहरे में। मैं तो कहता हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि जाजुल अहसन जिंदा है, साकिब निसार जिंदा है, आसिफ सईद खोसा जिंदा है, बताए उनको लेके बताएं कि आपने ये नाइंसाफी का क्यों साथ दिया? भट्ट साहब क्या आप अपनी क़यादत से ये मुतालबा करेंगे कि रेफरेंस आना चाहिए कोई इन तमाम? हेलो जी भट्ट साहब की आवाज नहीं आ रही, कभी कटती कभी नहीं कटती। मेरी आवाज कट रही है। की आवाज में थोड़ा तातुल। मैं भट्ट साहब मेरा सवाल ये था, अपनी क़यादत से आप अपनी हुकूमत से ये मुतालबा करेंगे कि वो तमाम किरदार जो नवाज शरीफ और उनकी हुकूमत के खात्मे पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पर वाकयात पेश आ जाने के बाद, किसी की तबाही फिर जाने के बाद, सांप गुजर जाने के बाद लकीर पीटी जाती है, लेकिन अफसोस बहुत देर हो चुकी होती है। बाद में ज़मीर का जिंदा होना, बाद में पछतावे होना, बाद में ये ख्याल आ जाना कि हमारी वजह से किसी की हक तलफी हुई, किसी का ओहदा शिना, किसी की ज़िंदगी बर्बाद होगी, उसका कोई फ़ायदा इसलिए नहीं रहता कि वक्त कभी भी पलट कर नहीं आता। यहाँ पर वक्त गुजरने के बाद ज़मीर जागते हैं, एतराफ़ात किए जाते हैं और किताबें तक लिखी जाती हैं, लेकिन क्या फ़ायदा ऐसे एतराफ़ात का कि जिससे आपके ऊपर लगा हुआ दाग धुल नहीं सकता,
जरूरत इस बात की है कि पहले से इस बात का ख्याल किया जाए कि अगर किसी जज को अल्लाह ताला ने जिम्मेदारी दी है तो वो न सिर्फ उसका एहसास करते हुए लोगों के साथ इंसाफ करे बल्कि अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाए। और इसमें सिर्फ जज ही नहीं बल्कि हर शख्स जिस पर कोई ना कोई जिम्मेदारी है उसे इस बात का ख्याल करना चाहिए। मेरा मुद्दा सिर्फ और सिर्फ यही है कि वक्त पर अगर आप किसी के जख्मों पर मरहम रख सकते हैं तो इससे बड़ी इबादत कोई नहीं, इससे बड़ा नेकी का अमल भी कोई नहीं है। प्रोग्राम गूंज से ज़ीशान मलिक को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।